और ये आवाज़ आ रही है भाई? यस सर। तुमने लास्ट टाइम एलआर सर्किट पढ़ लिया था? एलआर सर्किट है ना, इसमें हमने इम्पीडेंस की वैल्यू लिख ली थी अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पीक करंट हो जाएगा ई नॉट बाई जेड, फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर, है ना। ऐसे सारे क्वांटिटीज हमने लिख ली थी। एक क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं कि मान लो एक सर्किट में एल की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.4 ओवर फाई, है ना, ये तो एल है। रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है 30 ओम, 30 ओम, और वोल्टेज हमें दिया है 200 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज। मैंने कहा जब भी इस फॉर्म में लिखा होता है तो ये आरएमएस वोल्टेज होता है, ये ध्यान रखना। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है एक तो Z बताना है, Z कितना होगा, और दूसरा आपको I की वैल्यू बतानी है। मतलब अगर ये ई आर एम एस है तो ये आई आर एम एस है, आपको ये बताना है। तो आई आर एम एस होगा कितना, आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन जेड। तो कर लो, एक बार ट्राई कर लो इसको, मुझे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सर सर मेरा वो डाउट था ना, वो फेजर वाला। हाँ अभी इसके बाद बताओ, मैं समझाता हूँ। हाँ सर, वो बता देना। डाउट क्या था, एक बार फिर से बताओगे मुझे? सर मेरे को ये समझ आ गया था कि एक्यूट एंगल क्यों होगा ई और आई के बीच में। लेकिन सर ये चीज नहीं समझ आई थी कि जब आप वो चीज कह रहे थे ना कि अगर सिंगल एल होगा और सिंगल आर होगा और अगर दोनों होंगे तो क्या होगा। अच्छा, तो अगर मान लो सर्किट प्योर इंडक्टिव है, ऐसे मान लो, है ना, तो प्योर इंडक्टिव के सारे डेरिवेशन देखे हैं आपने? अच्छा, तो प्योर इंडक्टिव में ई अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है तो जो करंट आता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आता है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई टू, सही है ये? यस सर। है ना, उस केस में फाई की वैल्यू पाई बाई टू हो गई ना। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर प्योर रेजिस्टिव होगा, मान लो सिर्फ रेजिस्टेंस ही है वहाँ पे, है ना, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो दोनों सेम फेज में होंगे करंट और वोल्टेज, यस सर। तो उस केस में फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा, उससे करना था। और क्या, फाई का मतलब ये होता है ना कि फेज डिफरेंस बिटवीन जो सर्किट का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सोर्स है और करंट इन द सर्किट के बीच का फेज डिफरेंस कितना, उसको फाई कहते हैं। ओके सर। एनीवे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सर और एक और चीज पूछनी थी सर, जब आपने लिखवाया था कि ओमेगा एल और आर साइड्स फाई, ओमेगा एल और आर हाँ डिसाइड्स फाई, तो हाँ सर हाँ इसका कोई यूज है अभी। हाँ बिल्कुल है। फाई जो होगा वही तो सर्किट की पहचान है ना। इस सर्किट में कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, कितने से लीड करेगा, लैग करेगा, ये तो फाई से ही पता चलेगा ना। नहीं वो नहीं पूछा सर, मैं कह रहा था जैसे ओमेगा एल आर से कुछ लाइक निकालना विकालना हो सकता है, आ सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। ओके सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो Z आएगा ये आएगा 50, और जो I आएगा वो है 4 एम्पियर। तो देख लो एक बार, नहीं आया तो फिर मैं बताता हूँ, आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आरसी सर्किट, यानी कि इस बार हमारे पास सर्किट में सोर्स है और सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बार करंट फ्लो करेगा, दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, इसको वी आर कह देते हैं, कुछ वोल्टेज इसे मिलेगा, इसे वी सी कह देते हैं। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर हम इंस्टेंटेनियस बात करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा वोल्टेज किसी वक्त वोल्टेज ऑफ सोर्स है, तो वोल्टेज ऑफ सोर्स इक्वल टू वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ करंट। ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है? ट्रू ओनली फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए ट्रू है। कब ट्रू नहीं होगा? वोल्टेज ऑफ सोर्स की पीक वैल्यू वी एस नॉट वी आर नॉट प्लस वी सी नॉट के इक्वल है क्या? आंसर है नहीं। ठीक है ना? तो सेम लॉजिक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही, कि पीक वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो फिर पीक वैल्यूज के लिए क्या करना होगा वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो तो हमेशा करंट के साथ फेज में जाएगा, तो इसको लेट से हम वी आर कह देते हैं ना, ये वी आर हो गया। जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो लैग करता है, तो वो वी सी हो जाएगा इस तरीके से। और ये हमारा सोर्स का वोल्टेज बन गया, ये जो होगा ये वी एस बन जाएगा। इस एंगल को हम फाई कह देंगे, है ना। यहाँ पे मैं सब जगह नॉट लगा देता हूँ, वी सी नॉट वी आर, ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे। अच्छा, फिर ये जो वैल्यूज़ हैं, वी आर नॉट को हम लिख सकते हैं पीक करंट इंटू आर, वी सी नॉट को हम लिख सकते हैं पीक करंट इंटू एक्स सी, और वोल्टेज ऑफ द सोर्स की पीक वैल्यू को हम लिख सकते हैं पीक करंट इंटू जेड। तो ये सेम ट्राइंगल जो है हमारा वो इस तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ आर है, यहाँ पे एक्स सी है, और यहाँ पे जेड है। यहाँ फाई लिख देते हैं। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? अंडर रूट ऑफ एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, नोट कर लेंगे। और अगर हम फिर से यहाँ पे tan फाई लिख दें, tan फाई वो कितना होगा? एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा, नोट करो। फिर एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, इन RC circuit the current leads the total voltage, इसको मैं VS कह देता हूँ, वोल्टेज ऑफ द सोर्स, बाय फाई। यानी देखो, करंट इसके साथ रहेगा, इसके साथ, और वोल्टेज इसके साथ रहेगा, तो कौन आगे है? करंट। ये पीछे है, ये लैग कर रहा है, तो ये आगे जाएगा और घूमेगा, तो ये उसके पीछे पीछे फॉलो करेगा। तो इन एन आरसी सर्किट द करंट लीड्स द टोटल वोल्टेज बाय फाई। इसको कंपेयर करना आरएल सर्किट से, उसमें वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फाई था, है ना। तो आरसी सर्किट में करंट लीड करेगा, आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा। नोट कर लेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे ईएमएफ की इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर ऐसी इक्वेशन है तो आई की इक्वेशन क्या होगी? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस फाइव, आगे हो जाएगा, इसको देख लो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि आई नॉट क्या है, ई नॉट बाई जेड है, और जेड कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने ऊपर देख ही लिया था। अच्छा, एक बार हमें आई मिल गया तो अब हम किसी के भी अक्रॉस वोल्टेज बता सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ, तो हम कहेंगे पहले पीक वोल्टेज लिख देते हैं, कितना होगा, आई नॉट आर, चाहो तो इसको वी नॉट आर कह सकते हो आप पूरे को, इस पूरे को, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों? क्योंकि दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमेशा सेम फेज में होते हैं। अच्छा, अब किसी ने पूछा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बता दो, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, ये होगा आई नॉट इंटू एक्स सी, इसको चाहो तो आप वी नॉट सी कह सकते हो या वी सी नॉट कह सकते हो, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। देखो, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है वो करंट से पीछे होता है, कितना पीछे होता है, पाई बाई टू पीछे, तो ये उसकी इक्वेशन बन जाएगी। हालांकि इस इक्वेशन का यूज़ करना नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो तो फेज से ही हो जाएगा, बट फिर भी अगर कभी लिखना पड़े तो लिख सकते हैं इस तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट कर लेते हैं इसको, है ना। बाकी जितने प्रैक्टिकल काम है, कोई भी वैल्यू बताने वाले, वो हम फेज से कर लिया करेंगे, वो भी सीख लेते हैं हम लोग। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में फेज समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो वो इक्वेशंस नोट कर ली होंगी आपने। चलो एक काम करते हैं, वो फेज वाले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक येलो सर्कल बाहर बना लेते हैं, जगह की कमी पड़ रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो येलो है हमारे पास, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेज़र है, जो ग्रीन है वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का फेज़र है, और रेड जो है वो करंट का फेज़र है, और ब्लू जो है हमारा, ये वोल्टेज अक्रॉस सोर्स का फेज़र है, सोर्स का। तो अब हमारी जो प्राइमरी नॉलेज है फेज़र के बारे में वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने एक्सिस बनाया, सबसे पहले करंट का फेज़र देख लेते हैं। तो करंट का फेज़र हमारा रेड वाला है, तो करंट का फेज़र लेट से किसी वक्त यहाँ पे है, इस वक्त इधर है, ये करंट का फेज़र हो गया। तो इसी के साथ सेम फेज में कौन होगा, ग्रीन वाला फेज़र होना चाहिए। तो ग्रीन वाला हम इसके साथ यहाँ बना देते हैं, ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का फेज़र हो गया। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो करंट से पीछे होना चाहिए, कितना पीछे होना चाहिए, 90 डिग्री पीछे होना चाहिए। तो 90 डिग्री पीछे हम ये येलो वाला फेज़र बना देते हैं। देखो, ये हमने 90 डिग्री पीछे बनाया, ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का फेज़र बन गया। और फाइनली हमारा ब्लू वाला फेज़र जो है वो करंट से आगे है या पीछे है, करंट से, चलो पीछे है, तो यहाँ बना देते हैं ये, यानी ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये फाई है, ये जो एंगल है ये फाई है पूरा, इसको नोट कर लो एक बार।
सर लास्ट वाली बात समझ नहीं आई। बाकी सारी आ गई? यस सर। अच्छा, लास्ट वाली कौन सी बात नहीं समझ में आई? सर वीएस वाली। देखो, फेज डिफरेंस समझ रहे हो आप? यस सर। अच्छा, तो जो आपका वोल्टेज ऑफ द सोर्स है उसकी इक्वेशन देखो हमने क्या लिखी है यहाँ पे। ये वोल्टेज ऑफ द सोर्स की इक्वेशन है, इसका फेज दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। ओमेगा टी है। करंट का फेज हमने कितना लिखा है? ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब इन दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है वो पीछे है। अच्छा ठीक है ओके। ना? तो आगे कौन है? यस सर आई है ना ये। करंट है, बाय हाउ मच? 5 से आ 5, गया ना। बस है ना। तो यही, अब इस सारे का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं तो मे बी ज़्यादा बेटर समझोगे आप। एक एग्जांपल में मान लेते हैं कि कहीं पे ऐसा पता चला हमें, लेट एक्स सी इक्वल टू √3 ऑफ आर है। किसी कंडीशन में हमें क्या हुआ, सॉल्व करके पता चला कि एक्स सी बराबर √3 आर है। तो मुझे बताओ फाई कितना हो जाएगा इससे? इससे फाई कितना हो जाएगा? सर π/3। सर पाई। बिल्कुल 60 डिग्री, π/3, ये ठीक है। यस। अब इससे हमारे क्या क्या काम आसान हो जाएंगे वो चीज़ देखना। तो किसी ने कहा कि लेट आई इक्वल टू किसी वक्त, है ना, I0/2 बोला और इंक्रीजिंग बोल दिया। किसी वक्त किसी ने कहा करंट जो है सर्किट में वो अपनी पीक वैल्यू का हाफ है, इंक्रीजिंग है। तो इससे हमें पता चला कि जो करंट का फेजर है, देखो हमारा रेड वाला फेजर करंट का फेजर है, वो कितने डिग्री पे है इस वक्त। इसको देखकर क्या कहेंगे हम, कितने डिग्री पर है? कोई भी? सर 30 डिग्री पे फर्स्ट 30 क्वाड्रेंट में। 30 डिग्री पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। आई होप कि बाकी लोग ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो 30 डिग्री पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इतना पता लगता है अब हम सब कुछ बता सकते हैं। ये सिर्फ फेज वाली नॉलेज की वजह से हो रहा है, ये बात समझना। देखो अगर ये 30 डिग्री पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 30 डिग्री पे है, तो जो वोल्टेज ऑफ द सोर्स है वो इससे 60 डिग्री पीछे होना चाहिए। तो 30 से 60 पीछे क्या होता है, यहाँ 330 होता है, ये होता है 330, 30 और 30, तो ये हो गया 330। अच्छे से देख लो इस बात को। अगर ये 330 है, इसका मतलब हुआ इस वक्त वोल्टेज ऑफ द सोर्स जो है, इस वक्त E जो होगा वो E0/2 का नेगेटिव हाफ होगा और डिक्रीजिंग होगा, जीरो की तरफ जा रहा होगा। 330 पे होने का ये मतलब होता है। आई होप फॉलो कर रहे हैं। यस। इसके बाद आ जाओ कैपेसिटर के वोल्टेज पे। कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 पीछे है, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है। तो 30 से 90 पीछे ये कौन सा हुआ, ये हो गया आपका 300, ये हो गया 300, 270 के आगे 30, 300 का फेजर हो गया। यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इस वक्त अपनी जो भी पीक वैल्यू होती होगी VC0, उसका √3/2 होगा नेगेटिव में, नेगेटिव में। और क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, जीरो की तरफ जा रहा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का ये मतलब हुआ ना। तो इस पॉइंट को समझ लो, यहाँ VC0 ले लो, ये बात समझ गए। अब आ जाओ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की स्थिति क्या होगी, वो बिल्कुल उसी फेज में होगा जिसमें करंट है, वो हमेशा करंट के साथ रहता है वो। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वो अपनी जो भी पीक वैल्यू होगी VR0 होगा, उसका एग्जैक्टली हाफ होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। यानी जिस फेज में ये होगा उसी फेज में ये भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा फेज काम क्या करता है। एक बार वंस वी गेट टू नो सर्किट में फेज एंगल है कितना, तो हमें सारे रिलेटिव रिलेशन जो है ना, आपस का रिश्ता जो है, हर वोल्टेज का दूसरे से, हर करंट का दूसरे से, ये मिल जाता है। तो अब हम सर्किट के बारे में सारी नॉलेज एक साथ बता सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द कंडीशन ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स। किसी भी एक एलिमेंट की कंडीशन पता है तो बाकी सारे एलिमेंट की कंडीशन हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ।
है ना। मैं यहाँ पे जैसे मैंने लेट एक्स सी इक्वल टू √3 दिया, ऐसी एक और कंडीशन दे देता हूँ, आप मुझे सर्किट सॉल्व करके बता दो क्या होगा। तो अगर रेडी हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट एक्स सी इक्वल टू R/√3, इस बार मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना। और इस बार मैं आपको वोल्टेज ऑफ द सोर्स की वैल्यू बता देता हूँ। E इक्वल टू कितना हो गया, लेट से ये है E0/2 डिक्रीजिंग, पॉजिटिव E0/2 है, डिक्रीजिंग है। अब आप मुझे क्या बताएंगे, आप मुझे बताएंगे करंट कितना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। चलो शुरू हो जाओ। सारे आंसर एक जगह लिख लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। दिव्यांश बेटा E इक्वल टू E0/2 डिक्रीजिंग तो मैंने दिया ही है आपको, है ना। तो हाँ, I0 और V0 बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। अमित ने भी बिल्कुल सही बताया। अमित ने क्या बताया ये मुझे नहीं पता, लेकिन सही लग रहा है ना। और दिव्यांश आपका VC भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हो पूरी बात, है ना। अमित एक बार मुझे क्लियर कर दो, ये जो आपने आंसर दिया है ये क्या चीज़ के लिए दिया है ना। बिल्कुल सही है अमित। ये क्या हुआ, 330 क्या हुआ, 330 क्या हो जाएगा। चलो इस डाउट को क्लियर करना है यार, अगर आप ये कह रहे हो ना, मतलब 330 तो बेटा फेज होता है, मतलब उसकी वैल्यू तो नहीं हुई ना, है ना। तो देखते हैं भी ना, वैल्यू तो हमें पीक वैल्यूज की टर्म्स में देने से आई बता रहे हैं तो I0 कितना होगा, VR बता रहे हैं तो VR0 कितना होगा, VC बता रहे हैं तो VC0 कितना होगा, इस तरह से आंसर देना है ना। ठीक है, तो एक बार सबने ट्राई कर लिया तो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर है 0 0 और VC0 पॉजिटिव VC0 मतलब, है ना। ये इसके आंसर है।
तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फाई कितना है। मुझे लग रहा है फाई सबने सही कैलकुलेट किया होगा। फाई कितना है? फाई कितना है? 30। 30 डिग्री। देखो है ना, मैं कह रहा हूँ ना, फाई तो मुझे समझ में आ चुका है कि आप लोग समझ गए अच्छे से ना। तो फाई इज 30 डिग्री, वेरी गुड। अब देखो ये जो है ई जो है हमारा, ये इस वक्त कौन से क्वाड्रेंट में है? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड सर। क्वाड्रेंट में कितने डिग्री पर है बेटा, ये भी बता दो। 150 डिग्री पे है ना। यस सर। तो देखो ई जो हमारा है ब्लू वाला फेजर है। अब इस ब्लू वाली लाइन को इमेजिन करो 150 डिग्री पे है, ये यहाँ 150 डिग्री पे है ना। तो मुझे पूरा 4 सर्कल बनाने में मेहनत लगेगी, इसलिए मैं आलस कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन कर लो कि ये देखो ये 150 डिग्री पे है ब्लू वाला फेजर, ठीक है ना। मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ ऐसे। ये ब्लू वाला फेजर जो है ये हमारा 150 डिग्री पे। अब एक आरसी सर्किट में ध्यान रखना, आरसी सर्किट में करंट वोल्टेज को लीड करता है, करंट वोल्टेज के आगे होता है। तो 30 डिग्री आगे होगा करंट, ये मानते हो कि नहीं? तो करंट हमारा कौन सा था? रेड वाला फेजर था ना। तो रेड वाला फेजर जो है हमारा वो 30 डिग्री आगे, 180 30 डिग्री आगे। देखो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सॉरी 180 पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 150 यस 30 आगे 180। और 180 पे कोई चीज़ होती है तो जीरो होती है वो तो। यस सर। देखो मैंने यस यहाँ पे आई में क्या लिखा, जीरो है। अच्छा आई का चेला कौन? वी आर, हमेशा साथ लगा रहता है इसके, है ना। यस जैसा यस आए वैसा ये, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो एक साथ दोनों मिल गए हमें। अच्छा वीसी, वीसी करंट के पीछे होता है 90 डिग्री, है ना। तो वीसी करंट के पीछे होता है 90 डिग्री। तो ये है आई, तो इसके 90 डिग्री पीछे हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। ये जो येलो वाला फेजर है हमारा, येलो वाला, वो इस वक्त यहाँ पे होगा, इस जगह यहाँ पे। और यहाँ पे जब है इसका मतलब वो पॉजिटिव पीक पे है अपने। देखो वी सी नॉट लिखा है हमने उसे, बात समझ जाओगे। यस सर। अब वो जो बीच में किसी ने मुझे 330 का आंसर दिया था, वो एक बार क्लियर कर लो कि ये ना 330 कैसे कह रहे थे। अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। कोई डाउट है इसमें रिलेटेड कि मुझे बात नहीं समझ में आ रही है, तो अभी क्लियर कर लो ना, ताकि आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे फिर। ठीक है, एक और चाहते हो एग्जाम्पल की? एक और दूं मैं इसको प्रैक्टिस कराने? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये हम लिख देते हैं। इस बार हमने कहा लेट एक्स सी इक्वल टू आर, है ना। कुछ कैलकुलेशन की हमने और पता चला कि एक्स सी बराबर जो है वो आर निकला, दोनों बराबर निकला है, ठीक है ना। तो अब किसी ने कहा कि जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो अपने पीक के 1/√2 पर है और डिक्रीजिंग है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपने पीक के 1/√2 पर है और डिक्रीजिंग है ना। तो बाकी की कंडीशन क्या है वो बताएं, आराम से ट्राई कर लो सब लोग, फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सारे आंसर एक साथ लिख लेना, है ना? और जो लोग चैट में लिख रहे हैं वो उसमें लिखते जाएं, मैं चेक कर लूँगा। तो मुझे क्या क्या चाहिए आपसे? मुझे चाहिए ई कितना है इन टर्म्स ऑफ ई नॉट, आई कितना है इन टर्म्स ऑफ आई नॉट, और वी आर कितना है इन टर्म्स ऑफ वी आर नॉट। आए है, अच्छा बिल्कुल सही लग रहा है हमें, तो आपका आंसर एकदम ठीक लग रहा है।
आप इसके साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता देते तो मुझे कंफर्म हो जाता कि आपका आंसर एकदम सही है अमित, है ना? बिल्कुल सही है, एकदम सही कह रहे हो। दिव्यांश प्लस माइनस बता दो एक बार मुझे कि जो आपने आंसर दिया ये प्लस माइनस में क्या है। अरे यार कोई नहीं दिव्यांश, है ना, एक बार फिर से देख लो एक बार, है ना। बाकी अमित ठीक कह रहे हो, है ना। अमित ई सही बता रहे हो आप, एकदम सही है। अमित ई का फेज इस वक्त बता दो कि मुझे किस फेज में है ई। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। तो आपकी तरफ से तो मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि समझ गए हो, है ना। दिव्यांश समझ गए, हाँ बिल्कुल सही आंसर है भाई दिव्यांश, है ना, एकदम सही है। आस्था बेटा, ये जो डिक्रीजिंग आपने लिखा है ना इसको एक बार चेक कर लो, देखो बाकी आपका आंसर ठीक है, डिक्रीजिंग को एक बार चेक कर लो, है ना। अगर आप आस्था मुझे आय का फेज बता दो, कितने फेज में है आय इस वक्त, कौन से क्वाड्रेंट में कितने डिग्री पे, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप सही सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल सही है आस्था, आप क्वाड्रेंट तो एकदम सही बता रहे हो, क्वाड्रेंट सही बता रहे हो, तो उस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सही से देख लो एक बार आप, है ना। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखते हैं बेटा, है ना। सलोनी आप भी आंसर प्लस, हाँ माइनस कह रहे हो ना, एकदम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन मार्क के साथ क्यों कह रहे हो, अब तो कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, है ना। बाकी ठीक है आपका आंसर, है ना, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करो विदाउट क्वेश्चन मार्क दें अपना आंसर। ठीक है, तो अब आंसर डिस्कस करते हैं, है ना, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या सीखा, ये मेरे ख्याल से अब सभी लोग बहुत इजीली समझ गए हैं कि यहाँ 545 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा अगर 545 डिग्री है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये जो है इस वक्त ये 135 डिग्री की कंडीशन बता रहा है। अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो लोग आंसर कंसिस्टेंटली सही दे रहे हैं वो एक बात सही पकड़ ली उन्होंने कि सबसे पहले आप क्या करो, किसी तरीके से आय ले आओ किस फेज में है, आय आ जाता है तो सब कुछ लाना आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात इन लोगों ने कैच कर ली है। तो ये जो VC है आय इससे आगे होता है कितना, 90 डिग्री। तो अगर ये 135 डिग्री है तो ये 225 डिग्री है, ये देखो एक बार आय आ जाए तो ये भी 225 डिग्री है, ये आ गया। अच्छा ई उससे फाई पीछे होता है, ई जो है RC सर्किट के केस में वो करंट से फाई पीछे होता है, तो 225 से फाई पीछे जाएंगे, मतलब 45 डिग्री पीछे जाएंगे तो ये 180 पे आ जाएगा। अब देखो सबके इंस्टेंटेनियस फेज आ गए, तो ये कितना है, 0 है, ये कितना है -√3/2 है और इंक्रीजिंग है, ये कितना है -√3/2 ऑफ अपनी पीक वैल्यू है और इंक्रीजिंग, जो ऐसा है तो चेला होता है ना, तो जो गुरु करेगा वो चेला करेगा, समझ गए बात। तो आई बिलीव कि अब आप ये काम जब कॉन्फिडेंस, -1/√2 होगा ना, माइनस मैंने क्या लिखा वही सर 1/, सॉरी बेटा, Yes, sir. -1/√2 यहाँ पे -1/√2, हाँ बेटा -1/√2, हाँ बिल्कुल -1/√2 225 के अकॉर्डिंग ना, तो ये बात √2। अब समझ गए बात, अच्छे से कर लोगे इसको। यस सर। सर Yes, एक sir. एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो। सर, मैंने 5 सर 0 लिखा था। क्यों बेटा 5-0 क्यों लिखा? हाँ 0 क्यों लिखा? सॉरी सर, ओके नहीं देखो एक बात समझो, समझ गया सर, समझ मेरी गया। मेरी बात तो सुनो यार, 5-0 सिर्फ किस सर्किट में होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, हम्म। है ना, जिसमें रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं लगा उसमें क्या होता है 5-0 होता है। तो मान लो मैं गलती से भी लिख दूंगा, है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ देखो कि जैसे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते जाते हैं हम बन जाते हैं पढ़े लिखे। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा, गलती से भी लिख देगा तो उसको समझ में आएगा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अगर एक सर्किट में आर के अलावा कुछ भी लगा हुआ है तो फाई हैज़ टू बी इन एक्यूट एंगल,
ये बात समझ गए ना? यस तो सर। जीरो तो होने का मतलब ही नहीं है ना, तो वो जीरो लिखते ही आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हमेशा एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं अगर वहाँ पे, तो फाई जीरो हो ही नहीं सकता। ओके सर। क्लियर? ठीक है, बाकी बात फॉलो कर रहे हैं सब लोग? अच्छा, मैं क्या करूँगा, आपको ना एक पेज का फ़ोटो भेजूंगा, ग्रुप पे डालूंगा। उसमें आप देखना कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो हम इतना इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर हमने इसको मैथमेटिकली किया होता है, यानी हमने पूरा जो हमारी इक्वेशंस होती हैं डिराइव करके करी होती, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना कहते हैं, तो कितना मुश्किल होता है। मैं आपको एक पेज भेजूंगा, उसको पढ़ना, और फिर आप देखना कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स लगाने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो फेजर एनालिसिस कितना ईजिली हमें समझा देता है। और इसी का फ़ायदा हमें उठाना है। देखो फेजर एनालिसिस, देखो एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी डेरिवेशन आपसे मांगता नहीं है, ऑल्दो एनसीईआरटी में सारे डेरिवेशन दिए हुए हैं, वो आपसे डेरिवेशन मांगता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आने हैं ये तो आपके सिर्फ जेई में ही आने हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ टाइम बचाना है। तो बिल्कुल एकदम देखते ही आंसर बता दोगे आप कि इस तरीके से इसके आंसर आते हैं, तो इसकी थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो ये जो है ये तो करंट है, और ब्लू जो है ये आपका वोल्टेज है ना, ऐसा दिया हुआ। और वैल्यूज पे देता हूँ। एक बार इन दोनों को देखो, है ना, ये दो हमने हमने वर्सेस टाइम के ग्राफ बना दिए यहाँ पे, वर्सेस टाइम के। तो ब्लू वाला ग्राफ जो है वो वोल्टेज वर्सेस टाइम हो गया, सोर्स का वोल्टेज वर्सेस टाइम, और रेड वाला ग्राफ करंट इन द सर्किट वर्सेस टाइम हो गया। इनको देखने के बाद आप मुझे बताओगे कि ये आरसी सर्किट के लिए है और आरएल सर्किट के लिए है ना। चैट में अपने आंसर लिख सकते हो आप, है ना। तो आरसी है या आरएल है, सोच समझ के, आरसी है या आरएल है। रुको एक काम कर लेते हैं, इस रेड वाले की बजाय ना, सर आरएल होगा। रुको बेटा, मैं ना रेड वाले को थोड़ा बेटर कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा चैलेंजिंग बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। रुको मैं ऐसे बना देता हूँ, जो रेड वाला है हमारा ऐसे बन गया है, ऐसे ये। अब ठीक है, आर सी आर एल है ना, तो आंसर दोबारा से दे सकते हैं आप, आर सी या आर एल, सोच समझ के देना, है ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आर सी आर एल सी और ना ऐसे कॉम्बिनेशन बना के आ जाएगा। देखो आस्था कह रहे हैं आर सी है, अमित कह रहे हैं आर सी है, ठीक है देखते हैं बेटा। बाकी लोग भी अपने अपने आंसर एक बार कंफर्म कर लो, है ना, कि कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे आ जाने चाहिए, बाकी सही गलत तो हम देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखूँ इसका सही आंसर, लिखता हूँ, देखूँगा आंसर है आर सी, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आया हो ये समझ में कि आर सी कैसे हुआ, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, या सब समझ गए। एक्सप्लेन कर दूँ, हाँ बिल्कुल समझो। देखो
सबसे पहले आप देखो कि ये जो है हमारा, ये ब्लू वाला जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को। इसको पहले कंफर्म कर लो। देखो पॉजिटिव है t इक्वल टू 0 पे और टाइम बढ़ने पे नीचे जाएगा, तो ये इस वक्त सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये कंफर्म कर लो देखो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का फेजर है Yes, sir. वोल्टेज, ठीक है। रेड वाले पे देखते हैं, नेगेटिव में है और टाइम बढ़ने के साथ और नेगेटिव हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान होती है। तो जो रेड वाला Yes. है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, रेड वाला जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो लीड कौन कर रहा है? करंट इज लीडिंग, ठीक है ना। अच्छा, Okay, sir. करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब ये सर्किट कैसा हो गया? आरसी आरएल RC हो गया. आरसी हो गया, ठीक है ना। अगर वोल्टेज लीड करता तो हम कहते थे कि आरएल हो गया, है ना। Yes, sir. बस ऐसे ही देख लो, है ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो यूज़ हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलो ये कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास सर्किट आता है एलसी सर्किट। एलसी सर्किट मतलब जिसमें हमारे सोर्स के साथ इंडक्टर है और कैपेसिटर, ये दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, ये दोनों बहुत ही यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। ये एनर्जी डिसिपेट नहीं करते, आपस में खेलते हैं बस एनर्जी से। ये हमने एलसी ऑसिलेशन में देखा था कि अगर इनमें एक को एनर्जी दे दो तो वो खाली होकर दूसरे को दे देता है, दूसरा वापस पहले को दे देता है। तो एनर्जी को बस आपस में खेलते रहते हैं, ऑसिलेट कराते रहते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उससे क्या होगा, एक बार ये चार्ज हो जाएगा तब तक ये डिस्चार्ज रहेगा, फिर ये चार्ज होगा उस वक्त ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग काम करते रहते हैं। इसमें किसी वक्त इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख लेते हैं तो VL, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख लेते हैं तो VC। वही क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या VL प्लस VC इक्वल टू V होगा सोर्स का, इसको V लिख दें। आंसर है इंस्टेंटेनियस के लिए यस, इंस्टेंटेनियस के लिए यस है, लेकिन पीक और RMS के लिए ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि पीक और RMS जो होंगे इनके वो अलग अलग फेज में होंगे, है ना। तो यहाँ पर करंट के साथ इनका रिलेशन देखते हैं। तो अगर ये करंट का फेजर है तो VL नॉट का फेजर तो इस तरफ होगा और VC नॉट का फेजर इस तरफ होगा। यहाँ ध्यान देना आप, एक बहुत ही सटल सा मैंने यहाँ पे डिफरेंस बनाया है, वो है कि ये बड़ा एरो है, ये छोटा एरो है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि VL नॉट एक बड़ा नंबर है और VC नॉट एक छोटा नंबर है। इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी केस में हो सकता है पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज मोर देन पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इसी को अभी फिलहाल मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये तब होगा जब हमारे पास XL ग्रेटर देन XC होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो VL नॉट किससे बड़ा आएगा? VC नॉट से। ऐसा क्यों है? क्योंकि VL नॉट क्या होता है? I टाइम्स XL होता है, और VC नॉट क्या होता है? I टाइम्स XC होता है। तो अगर XL XC से बड़ा है तो ऑब्वियसली VL नॉट VC नॉट से बड़ा होगा ना। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपको कभी समझ में आए कि XL XC से बड़ा है तो हम इसको कहते हैं द सर्किट इज प्राइमरीली इंडक्टिव इन नेचर। यानी आप चाहो तो इसको एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो पूरे सर्किट को। अगर इसका उल्टा होता, मुझे ये देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, XL को ऐसे बना देता हूँ ना। तो अगर उल्टा होगा हमारे पास XC, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, तो ऐसे में हम कहेंगे सर्किट प्राइमरीली कैसा है? प्राइमरीली कैपेसिटिव है। यानी जैसा एक सिंगल कैपेसिटर होता है उससे इसको रिप्लेस कर सकते हो। चलो खैर, यहाँ पे फाई की बात करते हैं। फाई यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस π/2। अच्छा, प्लस माइनस क्यों? प्लस होगा इफ XL इज ग्रेटर देन XC, माइनस होगा इफ XC इज ग्रेटर देन XL। तो अगर
देख लो यहाँ पे एक्सएल एक्सी से ज़्यादा है तो जो सर्किट का वोल्टेज होगा V वो करंट को लीड करेगा। अगर एक्सी एक्सएल से ज़्यादा है तो जो सर्किट का वोल्टेज होगा V वो लैग करेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लें। इम्पिडेंस कितना होगा, इम्पिडेंस भी ऐसे ही आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड ले लो आप, एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड ले लो। बाद में जब आपको एक्चुअली पता हो कौन ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस कम कर लेना, लेकिन माइनस करना होगा। इसका रीज़न है कि जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का पीक वो हमेशा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के पीक से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में होता है, 180 में। तो इस चीज़ को समझ लेंगे। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो जाएगी, वो ये है कि फाई इक्वल टू 90 डिग्री कैसे सर्किट में हो सकता है। तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री तीन तरह के सर्किट में हो सकता है, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव एंड एलसी सर्किट। हालांकि प्लस माइनस का फर्क होता है उसमें, जैसे प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करता है लेकिन फाई इक्वल टू 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। प्योर कैपेसिटिव में वोल्टेज लैग करता है तब भी हम फाई इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। और इंडक्टिव कैपेसिटिव में यानी कि जहाँ पे एलसी सर्किट होगा वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कौन ज़्यादा है कौन कम है, फाई रहेगा 90 डिग्री, लीड लैग हम एक्सएल और एक्सी में से कौन ज़्यादा है वहाँ से डिसाइड कर लेंगे। तो इसको नोट कर लो, एक बार सर्कल बना के देख लेते हैं हम लोग। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। वही जैसे हमने सर्कल बनाए थे, इस बार कितने सर्कल से काम चल जाएगा हमारा, 3 से चल जाना चाहिए ना, नहीं 4 तो बनेंगे। ये हो गया हमारे पास। तो मान लेते हैं कि ये जो येलो वाला है हमारा, ये वोल्टेज ऑफ द सोर्स की बात करें V है। जो ब्लू वाला है हमारा ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। जो ग्रीन वाला है ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। और जो रेड वाला है ये करंट इन द सर्किट है। मान लो ऐसे 4 हो गए हमारे पास। सबसे पहले करंट इन द सर्किट देख लेते हैं ना, तो ये हमने एक्सिस बनाए अपने और मान लेते हैं करंट इन द सर्किट का फेजर इस वक्त इधर है ये। तो अब जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा, ग्रीन फेजर जो होगा हमारा, वो करंट से पीछे होता है 90 डिग्री पीछे, तो ये बना दिया हमने। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ब्लू वाला है हमारा, वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो 90 डिग्री आगे ऐसे बना देंगे ये देखना कि ये ब्लू और ये ग्रीन एक दूसरे से 180 डिग्री पे अपने आप आ गए। अब देखो ये ना, और डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सएल ज़्यादा है या एक्सी ज़्यादा है, तो अभी यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर लें कि एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी, तो हमारा जो नेट वोल्टेज होगा वो हमेशा ब्लू के साथ रहेगा। ये ध्यान रखना हमेशा है ना, कि जो हमारा नेट वोल्टेज होगा वो उसके साथ जाएगा जो बड़ा है, यानी एक्सएल है तो एक्सएल के साथ, एक्सी है तो एक्सी के साथ। तो इसको मैं येलो वाले को मार्क कर देता हूँ। तो अभी हमारा येलो फेज़र एक्सएल के साथ चला जाएगा ऐसे। तो ये हमारा फेज़र डायग्राम हो गया किसके लिए, एक एलसी सर्किट के लिए। नोट कर लो इसको, बहुत ही सिंपल है समझने में, है ना। इसमें तो कोई फाई का चक्कर ही नहीं है, फाई 90 डिग्री है, बस ये ध्यान रखना है कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। ठीक है, अगर ये समझ गए हैं तो अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, और ट्राई करो कि इसको सॉल्व कर पाएँ। आई होप कि नोट कर लिया होगा सबने। यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है, एक हमारे पास एलआर सर्किट है,
और इस LR सर्किट में XL इक्वल टू √3R है ना, ये ध्यान से देख लेना, XL इक्वल टू √3R है। पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 वोल्ट है, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 वोल्ट है, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 6 वोल्ट है। पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना है? 6 वोल्ट है। एक काम कर लेते हैं, थोड़े और नंबर डिसेंट कर लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं और नंबर भी क्यों लेने, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही छोड़ते हैं, ये V0R है, V0L है, ठीक है ना। तो बाकी कुछ ना कुछ सोर्स का भी होगा। तो उसने कहा एट सम इंस्टेंट VR इज फाउंड टू बी कितना? V0R/2 इंक्रीजिंग। किसी इंस्टेंट पे ये पाया गया कि VR जो है वो V0R/2 इंक्रीजिंग है। तो आपको बताना है कि VL की वैल्यू इस वक्त कितनी होगी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू V0L की टर्म्स में बोल देंगे, वो कितनी होगी। देखो सबसे पहले कौन सॉल्व करता है, देखो अगर आप ये भी बता सकते हो मुझे कि इस वक्त वोल्टेज अक्रॉस सोर्स जो होगा, वोल्टेज अक्रॉस सोर्स वो V0 टाइम्स कितना होगा, है ना, तो ये एक एडिशनल बोनस हो जाएगा हमारे लिए। तो ट्राई कर लें एक बार। देखते हैं दिव्यांश जी, देखते हैं। वैसे आंसर आपका ठीक है दिव्यांश। वोल्टेज ऑफ द सोर्स के बारे में भी बता दो। अमित आंसर ठीक है अमित आपका। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बात सब लोग समझ गए होंगे कि इसमें फाई जो है वो 60 डिग्री है। इस बात को अगर एक्सेल इक्वल टू √3R है तो फाई इक्वल टू 60 डिग्री है, सबसे पहले ये समझना है। दूसरी बात, ये जो है आपका VR, ये इस वक्त 30 डिग्री पे है। VR 30 डिग्री पे। अच्छा, VR 30 डिग्री पे है मतलब करंट 30 डिग्री पे है। करंट इज एट 30 डिग्री। सब कुछ करंट से ही मिलता है फिर हमें ना। अगर करंट 30 डिग्री पे है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो इससे 90 डिग्री आगे होगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इस वक्त 120 पे है।
और 120 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2 डिक्रीजिंग, अपनी पीक वैल्यू का √3/2 डिक्रीजिंग। फॉलो कर रहे हैं इसको। अच्छा, करंट अगर 30 डिग्री पे है तो वोल्टेज ऑफ द सोर्स जो है वो इससे 60 डिग्री आगे होगा, यानी ये 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री, 30 से 60 आगे, फाई आगे, तो ये 1 हो जाएगा, यानी V0 के बराबर हो जाएगा। ये चेक करें। अमित, आप √3/2 V0 इंक्रीजिंग कह रहे हो, ये एक बार चेक कर लो। देखो, जो सोर्स का वोल्टेज होता है वो करंट से फाई आगे होता है LR सर्किट में। तो फाई 60 डिग्री है, आई हमारा 30 डिग्री पे है, तो 30 से 60 आगे 90 हो जाएगा, यानी पीक पे होगा इस वक्त सोर्स का वोल्टेज। आई होप की बात समझ गए होंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, है ना, उनको प्रैक्टिस कर लेना। और इसको कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक जो इसमें हमारा रहेगा वो RLC सर्किट है, मतलब सारे मिला देंगे हम लोग, RLC सीरीज सर्किट, ये बस हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद पावर इन AC सर्किट्स की बात करेंगे। एक और टॉपिक फिर बचता है हमारा, उसके बाद जो रेजोनेंस वाला हो जाएगा, तो और 2-3 टर्न में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो इसकी प्रैक्टिस करते रहें। Thank you, sir.